हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी के पेपर के बारे में। ये पेपर आज हो चुका है और इस पेपर के आंसर की आज हम डिस्कस करने वाले। बिल्कुल फास्टली हम कंप्लीट जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए उन सभी के आंसर्स आज जानने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलती रहे। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट के फटाफट देख लेते हैं। पीएम कुसुम योजना उद्देश्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे दो संदर्भ दिए गए हैं, मतलब दो स्टेटमेंट आपको दिए गए। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको पूछा गया है। दोनों स्टेटमेंट आप रीड कर लीजिएगा और यहाँ पे ये पूछा गया है नीचे दिए गए कोट में से आपको एक सही उत्तर का चयन करना है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए ए बी सी डी। अब आपको यहाँ से चूज करना था कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे इसका पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एक एंड दो दोनों। यानी कि जो पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है ये दोनों ही पीएम कुसुम योजना के उद्देश्यों को लेकर सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित खेलों में से किसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा जो हरियाणा से हैं, इन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुए थे उनमें गोल्ड मेडल जीता है। तो ये किस फील्ड के खिलाड़ी है ये आपको पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना था भाला फेंक, यानी भाला प्रक्षेपण में, यानी ज्वेलिन थ्रो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। इससे संबंधित है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने अभी हाल ही में 2020 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यानी कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करना है। एट्राजीन, ब्यूटाक्लोर, पैराकोट, एलाक्लोर। तो ये कुछ आपको मेडिसिन के नाम दिए गए हैं। अब आपको देखिए क्या पूछा गया है, उपरोक्त में से कौन सा या कौन से खरपतवार नाशी के रूप में प्रयोग होते हैं। आपको यहाँ पे वही ऑप्शन सेम एज इट इज़ ऑप्शन फर्स्ट, यानी जो क्वेश्चन फर्स्ट था उसी हिसाब से आपको ऑप्शंस दिए गए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी जिन्होंने भी किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जिन्होंने ऑप्शन डी किया है, यानी कि ये जो आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं ये चारों ही खरपतवार नाशी के रूप में प्रयोग लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम में नीचे दिए गए कोट्स में व्यवस्थित कीजिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अलग अलग आपको ये देखिए, गांधी इरविन समझौता है, कैबिनेट मिशन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है और जो भारत छोड़ो आंदोलन है। अब आपको यहाँ पे मतलब क्रम से आपको जचाना था कि सबसे पहले कौन सा हुआ। जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, कैबिनेट मिशन की बात करें तो 1946 में, ये जो गांधी इरविन समझौता है ये 1931 में, भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में। तो अब आपको इसको क्रम में जचाना था, यानी कि सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद क्या होगा आपका गांधी इरविन समझौता। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले 3 और दूसरा नंबर 1, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। आपको यहाँ से डायरेक्टली पता चल गया कि 3, 1, 4, 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने ऑप्शन सी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, आपको भी यहाँ पे 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब आपको कुछ घटनाएं दी गई, यहाँ पर भी आपको बिल्कुल उसी क्रम में जचाना है। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन डी। जिन्होंने क्या ऑप्शन डी, यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक होगी, उसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति होगी, उसके बाद भारतीय संविधान पारित होगा और उसके बाद भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि हुई थी। यानी कुल मिला के आपको इनको क्रम में व्यवस्थित करना था। जिन्होंने ऑप्शन डी किया है उनको बिल्कुल यहाँ से कंप्लीट पूरे नंबर मिलेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग उनकी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यों के लिंगानुपात के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया और ये पूछा गया कि इनमें से एक गलत है। यानी कि अलग अलग यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी है लिंगानुपात की अलग अलग स्टेट की, तो इनमें से कौन सा एक गलत है। दोस्तों जिन्होंने ऑप्शन बी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे जिन्होंने ऑप्शन बी किया है महाराष्ट्र 900, यहाँ पे महाराष्ट्र के 929 सही आंसर तो इसका होता 929, लेकिन आपको पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो गलत कौन सा है, महाराष्ट्र का। बाकी जो आपको वैल्यू दी गई वो बिल्कुल सही है। देखिए मैथमेटिक्स का यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका आपको रेशनल आप अगर कमेंट करके पूछेंगे तो आपको इसका रेशनल भी मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना था इस क्वेश्चन का वो आपको करना था ऑप्शन डी 36। यहाँ पे 36 जिन्होंने किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किम्बरले पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। जो किम्बरले पठार है वो कहाँ पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे एक गलत है, बाकी सभी सही है। देखिए ऑप्शन फर्स्ट भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सेकंड सही है, ऑप्शन थर्ड गलत है, ऑप्शन फोर्थ सही है। देखिए सिरका में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है, एसिटिक एसिड। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम एंड फॉस्फेट होता है, ये तो आप सभी को पता भी है। दूध का खट्टा होना ये लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, नाइट्रिक एसिड की वजह से नहीं होता, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आमाशय यानी कि स्टोमक या फिर गैस्ट्रिक जूस आप बोल सकते हैं, जो गैस्ट्रिक एसिड वो प्रेजेंट होता है
तो वो कौन सा होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यंग बंगाल आंदोलन के नेता और प्रेरक कौन थे? तो दोस्तों जिन्होंने ऑप्शन ए किया है हेनरी विलियम डेरोजियो, उनका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जिन्होंने और कोई ऑप्शन किया है उनका आंसर गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी कुछ युग्म दिए गए हैं, मतलब मेलों से लेकर आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे अलग अलग जो है जॉइंट्स या पेयर्स बोल सकते हैं आप, पेयर्स दिए गए हैं, उनमें से कौन सा एक पेयर गलत है ये आपको पूछा गया है। मेरठ में नवचंदी मेला, देखिए जिन्होंने ऑप्शन किया है ए, उनका आंसर बिल्कुल सही है। ये एकमात्र गलत ऑप्शन आपको दिया गया है। बाकी बहराइच में गांजी मियाँ मेला लगता है, बेटेश्वर मेला है वो आगरा के अंदर लगता है, गोरखपुर के अंदर गोविंद साहब मेला लगता है। बाकी सभी सही है। जिन्होंने ऑप्शन ए किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ये एकमात्र गलत यहाँ पे पेयर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया गया था। यानी जो स्टार्टअप फंड है उसकी शुरुआत कब की गई थी? यूपी के अंदर। तो दोस्तों आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, 20 मई 2020 को। जिन्होंने किया उनको यहाँ पे पूरे नंबर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 दी गई, जिनमें एक में नगर का नाम है, दूसरे में उद्योग है। तो यहाँ पे आपको इनको क्रम से जांचना था कि कौन से नगर में कौन सा उद्योग है, ये आपको बताना था। तो यहाँ पे देखिए जिन्होंने आंसर किया ऑप्शन सी 3, 4, 1, 2, यानी कि पीट्सबर्ग यहाँ पे 3, एंड ये लेनिनग्राद 4 और हवाना 2, 1 और मैनचेस्टर 2, यानी कि इस प्रकार से जिन्होंने यहाँ पे इन्होंने मतलब जिन्होंने भी मैच किया है, जिन्होंने ऑप्शन सी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। पीट्सबर्ग में लोहा इस्पात का उद्योग है, लेनिनग्राद में पौध निर्माण होती है, हवाना के अंदर सिगार बनते हैं और मैनचेस्टर के अंदर सूती वस्त्र के उद्योग बने हुए हैं। तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन गलत हो, कौन सा? ऑप्शन डी। जिन्होंने आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये बिल्कुल सुमेलित है। ये एकमात्र यहाँ पे ऑप्शन ऐसा दिया गया था जो पेयर में नहीं है, मतलब गलत यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण अगस्त 2021 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें शुरू किया गया है? यानी जो उज्ज्वला योजना चल रही है उसका जो दूसरा चरण अगस्त 2021 में शुरू किया गया था वो कहाँ पर शुरू किया गया था? यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन सी, महोबा। जिन्होंने किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में अंगूर की खेती, बागवानी या फिर कोस कीट पालन यानी कि रेशम उत्पादन विकसित होते हैं तो कौन से क्षेत्रों में इनकी खेती वगैरह जो है वो देखने को मिलती है आपको, या फिर इनकी खेती मेनली उन्हीं क्षेत्रों में होती है? तो उन क्षेत्र का नाम आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन सी। जिन्होंने किया उनका आंसर बिल्कुल सही है, उनको पूरे नंबर यहाँ पे भी मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पौधों में से किस एक को घर का डॉक्टर कहा जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए घर का डॉक्टर बहुत सारे लोगों ने किया होगा नीम, बहुत सारे लोगों ने किया होगा पीपल, बहुत सारे लोगों ने आंवला भी किया होगा, तो कुछ लोगों ने केला भी किया होगा। हर एक ऑप्शन पे आपने आंसर किया होगा, लेकिन यहाँ पे आपको जो आंसर करना था वो क्या करना था? ऑप्शन बी, आंवला। जिन्होंने ऑप्शन बी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। घर का डॉक्टर कौन होता है? आंवला। आंवला एकमात्र ऐसी चीज़ है जो बॉडी के हर एक फंक्शन, या आप बोल सकते हैं कि एक प्रकार से बूस्टर डोज आप इसको बोल सकते हैं। अगर आप आंवले का डेली सेवन करते हैं तो आपको बीमारी कभी भी नहीं होगी। तो ये एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं इसको? आंवले को घर का डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक मैंगो फूड फेस्टिवल की मेज़बानी करता है? यानी जो मैंगो फूड फेस्टिवल उत्तर प्रदेश के अंदर होता है तो उसकी मेज़बानी कौन सा शहर करता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन ए, लखनऊ। जिन्होंने किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी शिक्षा माध्यम किस वर्ष लागू हुआ था? यानी जो भारत की शिक्षा प्रणाली है उसमें अंग्रेजी माध्यम या फिर अंग्रेजी शिक्षा का जो माध्यम है वो किस वर्ष लागू हुआ था? जिन्होंने ऑप्शन किया ऑप्शन बी 1835, उनका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन से आप पढ़ लेना। वर्ग आपको दे रखा है, AC का आपको मान यहाँ पे इसका दे रखा है कि 3 पाई होता है। अब आपको पूछा गया कि वर्ग का परिमाप क्या होगा? दोस्तों जिन्होंने आंसर किया ऑप्शन बी 24, उनका आंसर बिल्कुल सही है। 24 जिन्होंने आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। जिन्होंने नहीं किया है वो ना देखे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको याद रखना है। देखने का मतलब, ना देखने का मतलब ये है कि आप पेपर में ना देखें। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा पैदा होती है, जो सौर ऊर्जा है वो कैसे क्या प्रोड्यूस होती है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन ए, परमाणु संलयन द्वारा, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा सौर ऊर्जा यहाँ पे उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
5 अगस्त 2021 को इब्राहिम रईसी ने निम्नलिखित देशों में से किसके नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी। तो दोस्तों ये जो इब्राहिम रईस अभी 5 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति बने थे वो ईरान के बने थे, यानी ईरान के राष्ट्रपति है इब्राहिम रईसी। जिन्होंने आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के कार्य के लिए बाध्य है। जो आर्टिकल है वो कौन सा है, ऑप्शन बी 74 आर्टिकल है। जो आर्टिकल 74(2) है वो होता है इसका जो आर्टिकल है, यानी कि जो जो कार्य होते हैं ये इनके लिए जो बाध्य होते हैं वो आर्टिकल 74(2) में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैथमेटिक्स का है, क्वेश्चन आप पढ़ लेना। यहाँ पे डायरेक्टली मैं आंसर बता देता हूँ, अक्स का मान आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी 4 आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था। जिन्होंने किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपीपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं दोस्तों, आपको दोनों को ही अच्छे से पढ़ने हैं, और यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी यानी दोनों 1 और 2 दोनों ही सही है, बिल्कुल दोनों ही सही है। आप आर्टिकल्स पढ़ना आपको समझ में आ जाएगा, दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन हुआ था। जो कृषक समृद्धि आयोग है इसका गठन यूपी में कब हुआ था। तो दोस्तों जिन्होंने आंसर किया यहाँ पे ऑप्शन बी 2017, उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ ग्रंथ के नाम दिए गए हैं और सामने लेखक के नाम भी दिए गए। अब आपको ये पूछा गया कि आपको इनमें से बताना है कौन सा एक गलत है। यहाँ पे मतलब कौन सा एक ग्रंथ है जिसके जो लेखक का नाम दे रखा है वो गलत है, बाकी सभी सही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन बी खज़ेनुल फुतूह। इसके जो लेखक थे, ये जो नाम आपको दिया गया ये बिल्कुल गलत है। इसके जो लेखक थे वो थे आमिर खुसरो ने ये ग्रंथ लिखा था। बाकी जो आपको ग्रंथ दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है, आगे फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं। ये आप पढ़ते रहना, साथ में जो आपको बताए जा रहे हैं वो भी आप याद रखना। जो ऑप्शन बी आपको बताया गया ये आमिर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे एक जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा, ऑप्शन बी, ये आपको करेक्ट आंसर करना था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली क्रांति। भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है भाई। नीली क्रांति जो है इसका संबंध है ऑप्शन सी मछली उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मछली उत्पादन से। केंद्रीय बजट 2021-22 के आधार पर निम्नलिखित मदों पर व्यय के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि 2021-22 का जो केंद्रीय बजट पारित हुआ था उसको बढ़ते क्रम में लिखना है। कहने का मतलब ये है कि जो बजट अभी 2021-22 का हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा किस डिपार्टमेंट में या फिर किस पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया गया, मतलब किस में सबसे ज़्यादा पैसे लगाए गए थे, उसको आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में बताना है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट 1 2 3 4, बिल्कुल ये बढ़ते हुए क्रम में ही आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। आपको ऑप्शन ए यहाँ पे चूज करना था। जिन्होंने किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए पदकों का सही क्रम है। यानी भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने पदक जीते थे, ये आप सभी को पता होगा कि 7 पदक भारत ने जीते थे। लेकिन अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी दुविधा ये होगी कि स्वर्ण पदक कितने जीते, रजत पदक कितने जीते और कांस्य पदक कितने जीते। इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हुआ होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था ऑप्शन बी, 1 गोल्ड मेडल जो नीरज चोपड़ा ने जीता था, 2 रजत पदक जीते थे और 4 ब्रॉन्ज जो मेडल है वो इंडिया के जो भी खिलाड़ी थे उन्होंने जीते थे टोक्यो ओलंपिक के मैदान में। नेक्स्ट देखिए, वह यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब हिंदी के कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं, तो देखिए हिंदी के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, बाद में जोड़ा गया अंश इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर सही से नहीं मिल पाया। लेकिन यहाँ पे अगर इसका आंसर होगा तो या तो ऑप्शन ए से होगा या फिर ऑप्शन डी से होगा। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इन्हीं में से होगा। जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आपको और बता दिया जाएगा। 5-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें भी चेंजेज कुछ हो सकते हैं, बाकी आपको एज इट इज़ आंसर की के अंदर भी ऐसे ही आंसर्स मिलने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बालक सुंदर है, इस वाक्य में सुंदर शब्द है। तो यहाँ पे दोस्तों जो सुंदर शब्द है वो है विधेय विशेषण। कौन सा विशेषण, विधेय विशेषण। जिन्होंने ऑप्शन बी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी का एक पर्यायवाची शब्द नहीं है तो वो कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी
पिसून यहाँ पे पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सभी क्या है पर्यायवाची शब्द है। जिन्होंने ऑप्शन सी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निषिद्ध शब्द का विलोम। जो निषिद्ध है इसका विलोम आपको पूछा गया था। बहुत सारे लोगों ने प्रतिषेध, सिद्ध ये आपने किया होगा, लेकिन आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सी विहित जिन्होंने किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द है। यहाँ पे एक ही तत्सम शब्द है, बाकी सभी क्या है तद्भव है। तो आपको तत्सम यहाँ पे चूज करना था। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए मयंद। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि 4-5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑफिशियल आंसर के आने के बाद ही पता चल पाएंगे क्या मानते हैं या फिर क्या इनके आंसर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है। सॉरी, यहाँ पे शुद्ध वाक्य पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा शुद्ध वाक्य है। यहाँ उपस्थित ऑप्शंस यहाँ पे देखिए, ऑप्शंस आप पढ़ेंगे तो आपको सभी अशुद्ध लगेंगे, लेकिन एक शब्द जो है या फिर एक जो वाक्य है वो आपको बिल्कुल शुद्ध लगेगा। देखिए यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो करना था ऑप्शन बी, यहाँ उपस्थित सब लोग अपनी राय दें। ये एक शुद्ध वाक्य है, बाकी सभी क्या है विशुद्ध है यानी कि अशुद्ध है। बाकी ऑफिशियल आंसर की जब आएगी तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं 4-5 जो कन्फ्यूजियस है, यानी कि आपको फिर से जब भी ऑफिशियल आंसर की आएगी तो आपको ज़रूर बताई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित शब्द युग्मों में से एक अशुद्ध युग्म है। कौन सा एक अशुद्ध युग्म है? क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन बी अज्ञ अनभिज्ञ। ये एक अशुद्ध युग्म है यानी कि गलत युग्म है। बाकी सभी जो विलोम की दृष्टि से सभी जो शब्द युग्म दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांतार शब्द का पर्यायवाची है। जो कांतार है उसका पर्यायवाची आपको पूछा गया, यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी। जिन्होंने किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कपर्दिका का तद्भव रूप है। कपर्दिका का तद्भव रूप आपको पूछा गया था और यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन ए कोडी। कोडी आपने अगर किया है बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। सरल शब्द का विलोम कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन ए विरल। जो विरल है वो विलोम नहीं है, बाकी सभी विलोम शब्द है यहाँ पे सरल के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, वह स्त्री जो सूर्य भी न देख सके, इस वाक्यांश के लिए एक सही शब्द है, यानी कि वह स्त्री जो सूर्य न देख सके, इसको एक शब्द में क्या बोलेंगे? दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन डी असूर्य पश्चा। असूर्य पश्चा। अगर आपने ऑप्शन डी किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हंसना शब्द का विशेषण रूप है। तो यहाँ पे हंसना शब्द का जो विशेषण रूप है वो कौन सा है? ऑप्शन सी हसोड़। यहाँ पे हसोड़ जो है वो विशेषण रूप है हंसना का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को, इस वाक्य के लिए एक शब्द यानी कि पर्वत के ऊपर समतल भूमि, इसके लिए एक वाक्य कौन सा है जो इसको बिल्कुल सही से बताता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन सी अधित्यक्का। जिन्होंने किया इनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्चरित शब्द का विशेष्य रूप है। उच्चरित या फिर उच्चारित यहाँ पे आता है, यानी कि उच्चारित जो शब्द है उसका विशेष्य रूप आपको पूछा गया। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन ए। जिन्होंने किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे उच्चारण होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, यानी यहाँ पे एक शुद्ध मतलब शुद्ध शब्द है जो बिल्कुल सही लिखा गया, बाकी सभी गलत लिखे गए। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी अनाधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द, इनमें से आपको सरस्वती का पर्यायवाची शब्द बताना था और यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी महाश्वेता। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? महाश्वेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द दोस्तों यहाँ पे तद्भव शब्द ऑप्शन सी पल्लंग। बाकी सभी क्या है? तत्सम शब्द है, ये एक तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पे एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बाकी सभी शुद्ध है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था? यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी उज्ज्वल। उज्ज्वल के अंदर जो डबल ज आ रहे हैं वो व के साथ में कनेक्ट होते तब जाके ये करेक्ट होता है, यानी कि शुद्ध शब्द ये बनता। लेकिन यहाँ पे अलग से दिखाया गया तो ये क्या है? गलत है, बाकी सभी सही है। नेक्स्ट, पहचान शब्द का तत्सम रूप है। जो पहचान है इसका तत्सम रूप आपको पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी प्रत्यभिज्ञान। जिन्होंने किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है चिरंतन
का सही विलोम शब्द, चिरंतन का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी, नस्वर। जिन्होंने किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये तो कुछ जीके का पोर्शन था जिसमें हिंदी, रीजनिंग, मैथ सब कुछ मतलब आ गई है। अब कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस आपको इस नर्सिंग के सब्जेक्ट्स के अंदर ही मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वो भी देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट, बाकी जो 70 क्वेश्चंस बच जाते हैं वो आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज में अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन ए, बेरी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेज 100 डे कफ इज यूज्ड फॉर विच डिजीज, यानी कि 100 दिन की खांसी किस बीमारी को कहते हैं? आप बोल सकते हैं यहाँ पे वूफिंग कफ, जिसको क्या बोलते हैं? वूफिंग कफ। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, पार्ट्यूसिस। जिन्होंने किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैच करना था, लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को मैच आपको करना था। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही तो दोस्तों आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे दी गई है आपके लिए, मतलब आप अच्छे से समझ सको इसके लिए आपको यहाँ पे हिंदी भी दी गई है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था दोस्तों वो करना था आपको ऑप्शन ए। जो यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था? ऑप्शन ए, 4 3 2 1, यानी कि जो इनइविटेबल अबॉर्शन है उसके अंदर डायलेशन ऑफ सर्विक्स होता है, और जो टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस है ये जो है ये करता है रप्चर ऑफ यूट्रस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या है? एक प्रकार की हेमोलाइटिक डिजीज कंडीशन है। ऑक्सीटोसिन क्या काम करती है? ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का काम करती है। तो ये आपको यहाँ पे मिलान करना था और यहाँ पे ऑप्शन आपको एक करेक्ट आंसर करना था। जिन्होंने किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेज ऑडिपस कॉन्फ्लिक्ट अकर्स इन चिल्ड्रन। बच्चों के अंदर जो ऑडिपस कॉन्फ्लिक्ट है वो कब या फिर कौन सी स्टेज के अंदर डेवलप होता है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन बी, फाइलिक स्टेज। जिन्होंने किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉल्स परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलस इज नॉन एज। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, हैल्यूसिनेशन। हैल्यूसिनेशन के अंदर क्या होता है? विदाउट एनी स्टिमुलस के फॉल्स परसीव होना। अगर कुछ स्टिमुलस प्रेजेंट है और फिर आपको फॉल्स परसीव हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? इल्यूजन। जैसे कि रस्सी को सांप समझ लेना। लेकिन हैल्यूसिनेशन के अंदर क्या होता है? आपके आसपास कुछ भी नहीं है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं आपके अपने पास में कुछ है, तो वो क्या है? हैल्यूसिनेशन होता है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट इंक्लूडेड इन एप्गार स्कोर। एप्गार स्कोर का एक पैरामीटर नहीं है, वो कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी, ब्लड प्रेशर। बाकी सभी क्या है? एप्गार स्कोर के पैरामीटर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी दो लिस्ट यहाँ पे दी गई है ऑप्शन, यानी कि लिस्ट ए और लिस्ट बी, या फिर लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड। यहाँ पे इनको करेक्ट मैच करना था दोस्तों। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी, 3 1 2 4, यानी जो इनएडिक्वेट लाइट है वो इसका संबंध किससे है? मिनरी डिजीज या फिर निस्टेगमस आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट बी, एक्सेसिव साउंड। एक्सेसिव साउंड का संबंध है लेक ऑफ कंसंट्रेशन एंड इरिटेबिलिटी। अगर बहुत ज़्यादा साउंड होगी तो उसकी वजह से कंसंट्रेट आप नहीं कर पाओगे और आपको बेचैनी भी रहेगी। तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे दो ऑप्शंस तो आपको सिमिलर मिल रहे हैं, ऑप्शन ए के अंदर भी ऑप्शन बी के अंदर भी, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शंस ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज किए होंगे और बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर भी कर दिया होगा। ऑप्शन ए भी बहुत सारे लोगों ने किया होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो सी है वो इंडिकेट करता है सेकंड को, यानी कि जो एक्सेसिव वाइब्रेशन है वो रेनॉल्ड डिजीज कंडीशन के अंदर होता है, और जो हाई प्रेशर अंडर वाटर है वो कैजन डिजीज के अंदर होता है। जिन्होंने ऑप्शन बी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फ्यूचर के अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन reference to the principle of growth and development of children which of the following statement is correct। यानी कि यहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर यहाँ पे कुछ कथन आपको दिए गए, मतलब स्टेटमेंट आपको दिखाए गए। ये स्टेटमेंट क्या सही है कि नहीं है ये आपको पूछा गया। दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट है, जो स्टेटमेंट फर्स्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस टू सिफेलोक्यूडल डायरेक्शन। ये आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है वो सिफेलोक्यूडल होती है, यानी सिफेलोक्यूडल या फिर सिफेलोक्यूडल डायरेक्शन में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। लेकिन ऑप्शन सेकंड आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आपको करना था ऑप्शन ए। ओनली फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, यानी जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट देखिए, एमटीपी एक्ट, इन विच ईयर एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया। भारत के अंदर एमटीपी एक्ट कब बनाया गया था? तो ये आपको पता ही होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था 1971 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स एज ए साइड इफेक्ट।
EPS शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EPS, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। कौन सी ड्रग की वजह से EPS साइड इफेक्ट्स पर्सन्स के अंदर देखने को मिलते हैं? दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन बी, एंटीसाइकोटिक ड्रग। दोस्तों जिन्होंने किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी हेमरेजिक विटामिन? एंटी हेमरेजिक विटामिन कौन सा है? विटामिन के, ऑप्शन डी यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरटीपीसीआर टर्म डिनोट्स, आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म आपको पूछी गई है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जिन्होंने किया उनका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, यहाँ पर आईक्यू लेवल को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा। जी हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये गलत हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर आपने नॉर्मल वैल्यू देखी और ये ऑप्शन फोर्थ में आपको मिल गई। अब देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिए गए थे, ऑप्शन फोर्थ वाले। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न कहाँ पे हो रहा था? एक तो आपको ये समझ में नहीं आया कि इडियट में कितने क्या आईक्यू लेवल होता है, मोरॉन के अंदर कितना क्या आईक्यू लेवल होता है, और इम्बेसाइल के अंदर कितना क्या आईक्यू लेवल होता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ। यानी कि ये थर्ड हो गया, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया फर्स्ट, और ये हो गया फोर्थ। यानी नॉर्मल तो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, ये तो इजीली आप खुद समझ सकते हो। इडियट की जो आईक्यू लेवल होता है वो कितना होता है? 0 से लेकर 24 तक का। और जो इम्बेसाइल होते हैं उनका जो वैल्यू होता है आईक्यू लेवल का वो कितना होता है? 25 to 49। और जो मोरॉन होते हैं उनका जो आईक्यू लेवल होता है वो कितना होता है? 50 to 69 या फिर 50 to 70 आप बोल सकते हैं। दोस्तों ये आप याद रखना, मोरॉन, इम्बेसाइल, इडियट, इनके आईक्यू लेवल पूछे जाते हैं। आईक्यू रेंज आपको ध्यान रखनी है, फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होने वाले हैं उनमें आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच पार्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड एज लिविंग लिगेचर ऑफ द यूट्रस? बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए, नए नए क्वेश्चंस आपको सीखने को मिल रहे हैं। दोस्तों ये अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको सही से बता नहीं पा रहा हूँ। बाकी आपको कंप्लीटली वैसे डिटेल में आपको बता देंगे, जब भी टाइम मिलेगा तो आपको अलग से 15-20 जैसे भी क्वेश्चंस बनेंगे उनके रेशनल आपको बता के आपको अच्छे से समझा देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो करेक्ट आंसर आपको करना था वो करना था आपको ऑप्शन सी, मिडल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम। यानी कि यूट्रस के कौन से पार्ट को लिविंग लिगेचर ऑफ यूट्रस कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन सी। जिन्होंने किया ऑप्शन सी उनका आंसर हो गया बिल्कुल सही। बाकी अगर ऑप्शंस आपने किए हैं तो आपका आंसर क्या हो गया है? गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर इज करेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 एंड 9th इज टर्म्ड एज। दोस्तों जो फैक्टर 8 है उसकी डेफिशिएंसी से कौन सा ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है ये तो आप सभी को पता भी होगा। यहाँ पे तो डायरेक्टली आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी, हीमोफीलिया। जिन्होंने किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच हार्मोन कंट्रोल द सेक्सुअल बिहेवियर? कौन से वो हार्मोन है जो सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं? दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, एंड्रोजन्स एंड एस्ट्रोजन्स। एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन्स जो होते हैं वो सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ डॉग बाइट? अगर कुत्ता किसी को काट जाता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले काम करना है आपको ऑप्शन डी वाला, वॉशिंग द वुंड विथ सॉप एंड वाटर। सबसे पहले जहाँ से कुत्ते ने काटा है उस वुंड को अच्छे से धोना है, सॉप विथ वाटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर द हाउसिंग स्टैंडर्ड विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? यानी आप हिंदी में पढ़ लीजिए, आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। कौन सा कथन आवासीय मानकों के अनुसार असत्य है? पहला कथन है आवास की छत की न्यूनतम ऊंचाई 10 फीट होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रत्येक कमरे में कम से कम 2 खिड़कियां होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, खिड़कियों की ऊंचाई कमरे की दीवारों से 3 फीट होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रत्येक कमरे की 6 फीट ऊंचाई के 2 दरवाजे होने चाहिए। यानी जो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं ये आवास को लेकर सही है। चलो 2 खिड़की होनी चाहिए, बिल्कुल सही है कि भाई क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे, और जो ऊंचाई है वो 10 फीट तो होनी ही होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। आवास की छत की जो ऊंचाई है वो 10 फीट होनी चाहिए, और जो दीवार है यानी कि जो खिड़कियाँ हैं उनकी ऊंचाई भी धरातल से 3 फीट की ऊंचाई पे होनी चाहिए। लेकिन अब बात आती है दरवाजे की, कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 दरवाजे आप मतलब उस मकान के रखो, कोई ज़रूरी नहीं है, और 6 फीट की ऊंचाई पे ही रखो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 6 फीट 7 फीट 8 फीट तक के लोग भी होते हैं तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है आने जाने में, तो 8 फीट भी रखते हैं लोग, 7 फीट भी रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था? ऑप्शन डी। बाकी जैसे ऑफिशियल आंसर की आएगी तो उनके अंदर और बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड बाई ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन इज टर्म्ड एज, यानी कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो भी ब्लड पंप होता है उसे क्या बोलते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन ए, स्ट्रोक वॉल्यूम। वो क्या होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द रियल पार्कलैंड फॉर्मूला टू एस्टिमेटेड द फ्लूइड रिक्वायरमेंट इन फर्स्ट 24 आवर्स इन ए सीरियस बर्न पेशेंट, यानी पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में जला हुआ है और पहले 24 घंटे में आपको फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी उसको देनी है। लेकिन आपको यहाँ पे डायरेक्टली मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि पार्कलैंड फॉर्मूला बता दीजिए। पेशेंट तो बर्न का है, ये तो आपको पता चल गया है कि पेशेंट बर्न का है, उसको फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे। और अब आपको यहाँ पे जो पूछा गया वो ये पूछा गया कि पार्कलैंड फॉर्मूला होता क्या है। दोस्तों जिन्होंने ऑप्शन ए यहाँ पे किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। 4 ml इंटू TBS, यानी कि टोटल बर्न सरफेस एरिया इन परसेंटेज इनटू बॉडी वेट इन किलोग्राम। जिन्होंने किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। 4 ml से जिसको पता था उन्होंने बिल्कुल सही किया है। बाकी जिनको पता ही नहीं था 4 ml होता है, 2 ml होता है, 3 ml होता है, उनके आंसर्स गलत हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल आर द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक्सेप्ट। यहाँ पे एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई सभी जनसंख्या विस्फोट के क्या प्रभाव है, एक को छोड़कर, एक के सिवाय। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सी, फूड। पॉवर्टी भी होती है, पर कैपिटा इनकम भी होती है और रिलीजन भी, ये सभी क्या होते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट होते हैं। लेकिन फूड कोई भी प्रकार का पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इन द मैनेजमेंट ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक, यानी आप बोल सकते हैं ड्रग ऑफ चॉइस। एनाफाइलेक्टिक शॉक के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग कौन सी यूज ली जाती है उसको ठीक करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना था ऑप्शन बी, एड्रीनलिन। जिन्होंने किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लार्ज स्केल वाटर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर कंप्रेजेज ऑल स्टेप्स एक्सेप्ट। देखिए यानी बड़े पैमाने पर जल को स्वच्छ बनाने की विधि में कौन सा एक चरण नहीं होता है, कौन सा एक चरण नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग किसी प्रकार का कोई चरण नहीं है लार्ज स्केल वाटर प्यूरिफिकेशन के अंदर। वाटर स्टोरेज बिल्कुल सही है, डिसइंफेक्शन बिल्कुल सही है, एंड फिल्ट्रेशन ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सी, एक्सेप्ट सी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज है उनके द्वारा ये जो स्टेटमेंट कुछ मतलब इनके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट बनाए गए इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। बाकी सभी स्टेटमेंट सही है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज को लेकर। तो यहाँ पे देखिए जो करेक्ट आंसर आपको करना था वो क्या करना था, ऑप्शन डी, इट कंट्रीब्यूशन इन एंश्योरिंग साउंड हेल्थ पॉलिसी इन वर्ल्ड इज मिनिमल। बाकी जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग के तहत। बाकी जो ऑप्शन डी है ये गलत है। देखिए विश्व में ठोस स्वास्थ्य नीति बनाने में इसका योगदान नहीं के बराबर होता है। यानी जब ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज है तो सीधी सी बात है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इनकी चलती है। जो भी पॉलिसीज ये बनाते हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर फॉलो होती है। तो ये ऑप्शन है आपको यहाँ पे गलत करना था, यानी कि ये आपको करेक्ट आंसर करना था। आपको एक्सेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म यूज टू डिनोट व्हेन ए वुमन इज हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट वन टाइम, यानी कि एक समय में कोई भी महिला एक या एक से ज़्यादा पति रखती है फिर हस्बैंड्स बना लेती है तो उसे क्या बोलते हैं, उस टाइम को क्या बोलते हैं, उस महिला को क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सी, पॉलीएंड्री। जिन्होंने किया ऑप्शन सी उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस एट मिड शाफ्ट इज लाइकली टू कॉज इंजरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स। यानी कहने का मतलब ये है कि ह्यूमरस का फ्रैक्चर हुआ है तो उसमें कौन सी नर्व की इंजरी होगी। डायरेक्टली कहने का मतलब तो यही है। बाकी आपको यहाँ पे मिड शाफ्ट वगैरह और इस प्रकार से मतलब कोज इंजरी इस प्रकार से मतलब आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी बनाते हैं। बाकी यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन डी, रेडियल नर्व है। अगर ह्यूमरस का फ्रैक्चर हुआ तो उसमें जो नर्व डैमेज होगी वो कौन सी होगी, रेडियल नर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, in a computer the convenient place to store contact information for quick retrieval is। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सी। जिन्होंने किया है ऑप्शन सी उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है किसका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, गवर्निंग बॉडी। जिन्होंने किया ऑप्शन सी उनका आंसर बिल्कुल सही है। बाकी जिन्होंने ऑप्शन
ए बी डी किया है उनके आंसर गलत हो गए। ऑप्शन सी जिन्होंने किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, DMPA इज ए इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव विच इज गिवन आफ्टर एन इंटरवल ऑफ एवरी। जो DMPA है वो क्या इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कितने समय बाद, मतलब इसको एक बार यूज़ करने के बाद, यानी एक बार आपने आज किसी पर्सन को दिया है तो कितने समय बाद इसका इंजेक्शन आप वापस से लगाएंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी 3 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीटेड ईमेल्स आर स्टोर्ड इन। जो भी डिलीटेड ईमेल्स होती है वो कहाँ पर स्टोर होती है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी ट्रेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, any relatively permanent changes in behavior brought about by experience and practice is called। यहाँ पे दोस्तों आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी। जिन्होंने ऑप्शन सी किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पाइनल एनेस्थेसिया इज गिवन यूजुअली एट विच लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। यानी जो स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया जाता है वो स्पाइनल कॉर्ड के कौन से लेवल पे दिया जाता है, तो मोस्ट कॉमनली L3 L4 जो लंबर वर्टिब्रा है वहाँ से स्पाइनल एनेस्थेसिया एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RH फैक्टर इन कंपैटिबिलिटी कैन प्रोड्यूस। RH फैक्टर इन कंपैटिबिलिटी की वजह से और क्या होने के चांसेस होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन सी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। जिन्होंने किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑल आर द स्टेटमेंट इन रिलेशन टू हेलिस्टोसिस इज करेक्ट एक्सेप्ट। यानी हेलिटोसिस को लेकर यहाँ पे सभी स्टेटमेंट सही है एक को छोड़कर। दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन बी ऑर्डर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। इस प्रकार के कोई भी बैक्टीरियाज नहीं होते हैं जो ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, कार्बन कंपाउंडिंग प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज होते हैं, सल्फर कंपाउंड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज जरूर होते हैं। और हेलिटोसिस का मतलब होता है बैड ब्रीथ। क्या होता है, बैड ब्रीथ, यानी कि बदबू आना, मुंह से बदबू आना, वो क्या होती है, हेलिटोसिस। तो दोस्तों यहाँ पे जो बैक्टीरियाज की दो नाम दे रखे हैं, कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूसिंग, सल्फर कंपाउंड प्रोड्यूसिंग, ये बैक्टीरियाज क्या करते हैं, हेलिटोसिस कॉज करते हैं। और हेलिटोसिस का मतलब होता है बैड ब्रीथ। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन बी। जिन्होंने किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू डू इन केस ऑफ ए ब्लीडिंग वुंड ऑफ लेग ड्यू टू एक्सीडेंट। यानी आप सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपके पास ऐसा पर्सन है जिसकी एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट में उसके पैर पे लगी है और वहाँ पे वुंड बना हुआ, वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, डायरेक्टली प्रेशर देना है, मतलब अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर एट ब्लीडिंग पॉइंट विद ए क्लीन स्टेराइल ड्रेसिंग। आपको क्लीन स्टेराइल ड्रेसिंग से डायरेक्टली प्रेस करना है जिस जगह पे वुंड बना है, जिस जगह पे ब्लीडिंग हो रही है। तो ये सबसे पहले आपको काम करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज रिलेटेड टू पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड कौन सी डिजीज कंडीशन है। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन डी, हुकवर्म डिजीज। दोस्तों आप अपने फ्रेंड्स को वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपको बिल्कुल सभी क्वेश्चंस के रेशनल्स आपको बताए जाएंगे। जैसे हमें टाइम मिलेगा वैसे ही आपको बता दी जाएंगे। अभी आप एक बार समझ लीजिए, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए उनके आंसर्स देख लीजिए, कितने क्या सही हो रहे हैं वो आप एनालिसिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if fertilized ovum is implanted and developed outside the normal uterine cavity it is called, या फिर it is known as। कहने का मतलब ये है कि जो यूट्रस है वहाँ पे इम्प्लांटेशन ना होकर फर्टिलाइज्ड ओवम कहीं और पे इम्प्लांट हो जाए और वहाँ पे एम्ब्रियो ग्रो करने लग जाए, तो इस टर्म को क्या बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मॉस्किटो ब्रीड्स इन आर्टिफिशियल कलेक्शन इन फ्रेश वाटर। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना था वो करना था 88 के अंदर ऑप्शन सी। जिन्होंने किया ऑप्शन सी उनका आंसर बिल्कुल सही है। आर्टिफिशियल कलेक्शन किया आपने बिल्कुल फ्रेश वाटर का, और वहाँ पे आप मॉस्किटोज़ की ब्रीड्स करवा रहे हैं, यानी कि जो भी मच्छर वगैरह है वो वहाँ पे आप प्रजनन उनका करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये पूछा गया कि कौन से वो मॉस्किटोज़ है जो यहाँ पे ब्रीड्स करेंगे, यानी कि यहाँ पे वो पनपेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, एडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच हेल्थ प्रॉब्लम फोटोथेरेपी में बी यूजफुल। कहने का मतलब ये है कि कौन सी वो हार्मफुल कंडीशन या फिर कौन सी वो हेल्थ प्रॉब्लम है जिसमें फोटोथेरेपी यूज़ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, नियोनेटल जॉन्डिस। अगर नियोनेटल जॉन्डिस किसी बच्चे को होता है तो उसमें फोटोथेरेपी यूज ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
बाइल इज फॉर्म्ड बाय विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो बाइल है वो कहाँ पर बनता है, सीधी सी बात है ये लीवर के अंदर बनता है और स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले भी 2-3 बार बताया था कि जो बाइल है उसका फॉर्मेशन लीवर के अंदर होता है और स्टोरेज कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि ये सेकंड में, ये फर्स्ट में और ये थर्ड का थर्ड के अंदर। जो कॉग्निटिव लर्निंग है वो नॉलेज को डेवलप करती है, अफेक्टिव लर्निंग है वो स्किल डेवलप करती है, साइकोमोटर लर्निंग है वो एटीट्यूड डेवलप करती है। तो ये जो अलग अलग लर्निंग्स है ये क्या क्या अलग अलग जो डेवलपमेंट बच्चे के अंदर करती है, ये इन्हीं को लेकर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। जिन्होंने ऑप्शन सी किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लो बर्थ वेट बेबी इज डिफाइंड एज ए बर्थ वेट ऑफ, यानी लो बर्थ वेट बेबी किसे कहेंगे, अगर बेबी का वेट कितना हो। ये मैंने आपको भी कुछ दिन पहले ही बताया था, 4-5 दिन पहले ही। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन बी, लेस देन 2500 ग्राम्स, यानी कि अगर 2.5 किलोग्राम से कम वजन है किसी बच्चे का तो उसे हम बोलेंगे LBW बेबी, चाहे वो कितने भी वीक पे जन्म लिया हो, ये वहाँ पे मायने नहीं रखता। आपको LBW की अब कहीं पर भी मतलब डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको बताना है कि 2.5 kg से या 2500 ग्राम से कम अगर बेबी का वेट है तो उसे LBW बेबी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड to decompose the organic matters of water by microbes is known as, यानी कहने का मतलब यहाँ पे आप पढ़ लेना, वैसे समझ में आ जाएगा कि जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको विघटन करने के लिए या फिर डिकम्पोज करने के लिए जो आप ऑर्गेनिक मैटर्स यूज़ लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। दोस्तों उन्हें बोलते हैं ऑप्शन बी, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर। उन्हें क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर, शॉर्ट में बोलते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्विन साइन आर फाउंड या फिर इज फाउंड इन विच डिजीज, मैक्विनी साइन जो है वो किस डिजीज कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन ए, हाइड्रोसिपेलस के अंदर होता है मैक्विनी साइन। जो ईयर्स होते हैं उनके जस्ट पास में आपको ये साइन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑक्सीजन विया नेजल कैन्युला, ऑक्सीजन फ्लो रेट को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि नेजल कैन्युला के थ्रू कितने क्या ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं, कितना क्या फ्लो रेट यहाँ पे होता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन ए, 1 to 4 लीटर पर मिनट, 1 से 4 लीटर प्रति मिनट की दर से हम नेजल कैनुला से ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बॉर्न डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सी एक वाटर बॉर्न डिजीज कंडीशन नहीं है। दोस्तों यहाँ पे कौन सी डिजीज कंडीशन नहीं है, ऑप्शन ए मीजल्स। बाकी जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, टाइफॉइड, कोलेरा एंड हेपेटाइटिस बी, तीनों ही क्या है, वाटर बॉर्न डिजीज कंडीशन। मीजल्स वाटर बॉर्न डिजीज कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोस्टपार्टम पीरियड एक्सटेंड्स टू हाउ मैनी वीक्स आफ्टर डिलीवरी, जो पोस्टपार्टम पीरियड होता है वो डिलीवरी के कितने समय बाद तक का होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सी, 6 वीक, 6 वीक तक का जो पीरियड होता है वो होता है पोस्टपार्टम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज़ द ग्लोबल हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ, अभी कल परसों मैंने आपको बताया था और एक स्टूडेंट ने जवाब भी दिया था, बिल्कुल सही जवाब दिया था कि 1946 के अंदर बना था और ये इसका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क के अंदर। यूनिसेफ न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर, ये आपको पूछ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज़ वाइडली यूज्ड इन, जो CFC है वो कहाँ पे यूज ली जाती है, रेफ्रिजरेटर के अंदर, या आप बोल सकते हैं फ्रिज के अंदर, जो फ्रिज होते हैं उनके अंदर CFC जो होती है वो यूज़ ली जाती है। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना था वो क्या करना था, ऑप्शन सी, कूलेंट्स यानी जो शीतक यानी फ्रिज आप बोल सकते हैं, जो ठंडे रखने का काम करते हैं उनके अंदर CFC यूज़ ली जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, और बाकी हम जो क्वेश्चंस बच गए वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर यानी कि नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे, तो आप उस पार्ट को भी देखना ना भूलें। दोस्तों यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग आर, गुड रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग का करेक्टरिस्टिक क्या है। तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक गुड रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग का वो क्या है, ऑप्शन ए, एक्यूरेसी। जिन्होंने ऑप्शन ए किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों ये थे हमारे 100 क्वेश्चन, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।